हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और आप अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे होंगे। आज हम एक नया वीडियो लाए हैं इसी के लिए कि आपकी पढ़ाई जो है वो और अच्छी हो और बेहतर हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप सोचेंगे नाइन्थ क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज को खोल के देखेंगे और उसमें आप ये देख एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो एक क्वेश्चन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है। इसका मतलब भले ही आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे से ये जो टॉपिक है ये डिलीट हो गया है, बट तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन उस टेक्स्ट बुक में है। इसका मतलब वो आपके एग्जाम में आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टॉपिक बहुत ही, पहली बात तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत सिंपल टॉपिक है, प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको वैसे भी आना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके अंदर हमने दो टर्म्स देखी हैं। पहली चीज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ये, और उसके साथ नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम आप ऐसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, उससे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन दो पार्टिकल्स पे उन दोनों के अलावा अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, कोई भी चीज फोर्स नहीं लगा रही है, तो वो कहलाएगा एक आइसोलेटेड सिस्टम। और एक्सटर्नल फोर्स तो आपको पता ही है कि बाहर से अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों, यहाँ पर जो चीज पढ़ने लायक है वो ये है कि अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो आपस में एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और सिस्टम के इंटरनली पार्टिकल्स जो है अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है? टोटल फाइनल मोमेंटम वुड बी इक्वल्स टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ही यही है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो टोटल फाइनल मोमेंटम मतलब जो कोलिजन या इंटरेक्शन के बाद जो मोमेंटम था टोटल बॉडीज का, जो इनिशियल मोमेंटम था मतलब कोलिजन या इंटरेक्शन से पहले जो मोमेंटम था उसके हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ। ये आता कहाँ से है? सबसे पहली चीज, इसका जो बेसिस है वो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। दोनों का फोर्स क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों का फोर्स कैसा होगा? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी थर्ड लॉ पर ये बेस्ड है कि किस तरह से इस इंटरनल फोर्स, भाई दोनों बॉडीज ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया, कोई बाहर से फोर्स लगा क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ? इंटरनल फोर्स हुआ, एक्सटर्नल एक भी फोर्स नहीं लगा। तो इस इंटरनल फोर्स के कारण इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ, दोनों की इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज हैं, जो इंडिविजुअल कंडीशंस हैं, वो बदल गई। लेकिन जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था पहले, मतलब बिफोर द इंटरेक्शन और कोलिजन, और जो टोटल फाइनल मोमेंटम था आफ्टर द इंटरेक्शन और कोलिजन, वो हमेशा क्या रहा? सेम। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, मान लीजिए अपने पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2। m1 चल रहा है u1 वेलोसिटी से और m2 चल रहा है u2 वेलोसिटी से। अब जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, मतलब कुछ देर बाद ये टकराएंगे, तो u1 जो है वो बड़ा होगा और u2 जो है वो छोटा होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आएगा u1 इज ग्रेटर देन u2। अब इसके बाद ये आगे चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अगर दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। m1 ने लगाया m2 पर इस तरफ और m2 ने लगाया m1 पर इस तरफ। ठीक है, तो यहां पर टकराने के बाद m1 चलने लगा v1 से, m2 चलने लगा v2 से। तो जाहिर सी बात है, अगर v2 आगे बढ़ रहा है और m1 इसके पीछे रह गया है, तो जो v1 है वो छोटा होगा और v2 है जो बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल। अब इसके अंदर देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। m1 क्या है? मास ऑफ 1। m2 क्या है? मास ऑफ 2। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1। u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2। v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2। अब आती है मेन बात कि सर ये जो आपने लिख रखे हैं
F21 एंड F12, इनका मतलब क्या है? F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब F21 किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है इसको? 1, इसलिए इसका नाम क्या रखा? F21, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली F12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स लग किस पे रहा है? 1 पर लग रहा है। लगा कौन रहा है? 2 लगा रहा है, तो ये हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि भैया जो आपने बात करी है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो वही सेम डायग्राम है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 2 मिनट पहले ही, कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको सिंपली पता है, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो दूसरा भी पहले वाले पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेंगे? ऑपोजिट। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं आसानी से कि जो F21 और F12 है ये आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल, लेकिन इनका डायरेक्शन है ऑपोजिट। डायरेक्शन है ऑपोजिट, इसका मतलब अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो इसको क्या मानूंगा? नेगेटिव। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। सिंपल इनफ। यहां से अपन शुरू करेंगे डेरिवेशन। अब आगे बढ़ने के लिए आपको न्यूटन का दूसरा लॉ भी पता होना चाहिए। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट कि जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए ये दोनों आपस में टकराए और कितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहे? टी टाइम के लिए। यहाँ पे अपन ने स्मॉल टी क्या माना है? टाइम ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं जो F21 होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 अपॉन टाइम टेकन, और ये बराबर होगा माइनस साइन ऐसा का ऐसा आया, ये क्या आया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 अपॉन टाइम टेकन। सर आपने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 कैसे लगाए? आपको कैसे पता चला कि इधर 2 आएगा इधर 1 आएगा? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्स किस पे लग रहा है? F21 फोर्स लग किस पे रहा है? F21 फोर्स लग रहा है 2 पर। किस पे लग रहा है? F21 फोर्स 2 पर। अगर 2 पर फोर्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी अपन किसका कैलकुलेट करेंगे? 2 का। F12 फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पर, तो इसके लिए चेंज इन मोमेंटम किसका कैलकुलेट करेंगे? 1 का। इसलिए मुझे पता चला कि भैया F21 में मुझे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिखना है, और F12 में चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिखना है। अब आपको एक बात तो सिंपली पता है कि चेंज इन मोमेंटम का जो मतलब होता है, या किसी भी चीज में अगर मुझे चेंज निकालना हो तो उसका मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब क्या है? किसी भी चेंज में चेंज निकालना हो, जैसे चेंज इन वेलोसिटी होती है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टाइम। P क्या है? P आपको पता ही है, मोमेंटम होता है। ये बराबर होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑफ 1 के डिवाइडेड बाय टी। अरे भैया टाइम ऑफ कांटेक्ट तो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। मतलब दोनों एक दूसरे से सेम टाइम के लिए तो कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ये इससे ज्यादा समय के लिए कांटेक्ट में रही और ये इससे कम समय के लिए कांटेक्ट में रही। इसका मतलब यानी ये तो सिंपल सी बात है, जनरल कॉमन सेंस है कि भैया दोनों ऑब्जेक्ट टकराए हैं, दोनों टकरा के कुछ देर तक कांटेक्ट में रहे तो दोनों के लिए टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? सेम। तो इस टी से इस टी को उड़ा दो क्योंकि सेम वैल्यूज है, तो ये टी से ये टी तो उड़ गया। अब बचता है Pf माइनस पी आई ऑफ 2 विच इज इक्वल टू Pf माइनस पी आई ऑफ 1। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब ये 2 का है तो यहाँ पे 2 का मास इनटू 2 की फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मास ऑफ 2 इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2। ये बराबर होगा मास ऑफ 1, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 तो मास ऑफ 1 इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1।
माइनस मास ऑफ वन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन, और इनके आगे कौन सा साइन चल रहा था बच्चों, नेगेटिव। इनके आगे कौन सा साइन चल रहा था, नेगेटिव। अगर मैं इस स्टेप को और आगे बढ़ाऊं तो मैंने लिख दिया m2v2 माइनस m2u2 बराबर आया, इस माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं लिख दूं इसको माइनस ऑफ m1v1 प्लस ऑफ m1u1। ठीक है, अब इतना कर लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी चीज है। जो v1 वाली टर्म है, मतलब फाइनल मोमेंटम वाली जो टर्म है, उनको एक तरफ लिया और जो इनिशियल मोमेंटम वाली टर्म है उनको एक तरफ लिया। तो देखो यहां पर m2v2 पहले से ही था, m1v1 को यहां से उठाकर यहां ले आते हैं। तो तुम्हें पता है, जाहिर सी बात है, यहां पर नेगेटिव है, यहां आने पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया m1v1 प्लस, ये पहले से यहाँ था और ये पॉजिटिव है, तो m2v2 ये बराबर होगा, यहां पर m1u1 पहले से ही बैठा था, और ये m2u2 अगर इधर जाएगा तो ये नेगेटिव था, यहाँ जाने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ m2u2। चमत्कार। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ वन, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ टू, बराबर m1u1 क्या होगा, फाइनल सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन, और m2u2 क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू। यार ये तो चमत्कार हो गया कि वन का फाइनल मोमेंटम प्लस दो का फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है, वन के इनिशियल मोमेंटम प्लस वन टू के इनिशियल मोमेंटम के। इसका मतलब क्या है कि टोटल फाइनल मोमेंटम जो था, मतलब फाइनली जो मोमेंटम दोनों बॉडीज का आया सम, वो किसके बराबर है, सम ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम जो पहले इन बॉडीज का था। तो अपन लिख सकते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होगा किसके, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। और यही तो हमारा स्टेटमेंट बोल भी रहा था। वो स्टेटमेंट ने क्या कहा था, स्टेटमेंट में यही तो लिखा गया था कि अगर दो बॉडीज हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, कोई बाहर से तीसरा फोर्स अलग से इन पे नहीं लग रहा, तो जो इनका मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड रहेगा। मतलब कंजर्व्ड मोमेंटम का मतलब क्या होता है, पहले जितना मोमेंटम था इंटरेक्शन से या कोलिजन से, उसके बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, और उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसका डायग्राम देखो। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, उसको रीड करो, रीड करके उसको समझो, और उसके बाद उसका डायग्राम विजुअलाइज करो, मतलब डायग्राम बनाओ। तो उसको समझा अपन ने, क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल कर कितनी स्पीड से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद ये कोलाइड हो गया किससे, एक वुडन ब्लॉक से, और उससे चिपक कर, मतलब स्टिक, मतलब दोनों साथ में चिपक कर चलने लगे। ठीक है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों साथ में उसी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही चलने लगे। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से आ रहा है, इसका मास है 1 kg, कितनी स्पीड से आ रहा है ये, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वुडन ब्लॉक रखा है जिसका मास है कितना, 5 kg। ये इससे टकराया, और टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चिपक कर साथ साथ चलने लगे। ठीक है, ये 1 kg का है और ये 5 kg का है। अगर दोनों साथ साथ चलने लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ से अपन क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम। तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। भाई इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर इनिशियली दोनों का मोमेंटम कितना था, ये निकालना है कि टोटल मोमेंटम कितना था।
एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। अब आफ्टर द इम्पैक्ट मतलब टकराने के बाद इनका टोटल मोमेंटम कितना हुआ आपको वो निकालना है। फिर उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सी चीज है। अब देखो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं गिवन, मान लीजिए m1 जो है वो कितना है 1 kg और m2 जो है वो कितना है 5 kg। ठीक है बच्चों, m1 अपन ने ले लिया 1 kg है, m2 ले लिया अपन ने 5 kg है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मतलब m1 की इस 1 kg मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास u1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। और इसने बोल रखा है अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। इसका मतलब 5 kg का जो मास था वो कैसा था स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब इनिशियली वो कैसा था रेस्ट पर। तो हमने u2 की वैल्यू कितनी ले ली बेटा 0। दोनों के दोनों साथ में चलने लगे और एक साथ चले, इसका मतलब इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है v1 और v2 दोनों बराबर है। और अपन ने ये मान ली v, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता और इसने क्वेश्चन में बोला भी है कि इसको निकालो। सबसे पहली चीज ये तो गिवन हो गया हमारा। अब इसकी दूसरी चीज क्या आती है, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल ऑफ 1 प्लस p इनिशियल ऑफ 2 और टोटल माई फाइनल मोमेंटम p फाइनल ऑफ 1 प्लस p फाइनल ऑफ 2। ये दोनों चीजें निकालनी है। प्लस हमें क्या निकालना है इस v की वैल्यू। क्यों, v क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो इस v की वैल्यू को निकालने के लिए हमें बोला गया है। आसान है, अभी जस्ट अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पढ़ा है और इनिशियल मोमेंटम निकालना तो वैसे भी आसान है। टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2 के बराबर होगा। अरे भैया होगा कि नहीं होगा, m1 u1 इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1, m2 u2 इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2। m1 की वैल्यू कितनी है 1, u1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5 और u2 की वैल्यू कितनी है 0। तो ये आ गया 0। ये कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने ये भी कहा था कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो हर जगह यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यूनिट है इसको लगाना भूलना नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। अभी अभी अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है तो हमें ये सीधे सीधे लिख सकते हैं कि टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम के। तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसने अपन से बोला है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो फाइनल वेलोसिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि टोटल फाइनल मोमेंटम निकालो तो क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा और v1 और v2 की वैल्यू v है। तो अपन इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। m1 की वैल्यू है 1, v1 की वैल्यू है v, प्लस m2 की वैल्यू है 5 और v2 की वैल्यू भी कितनी है v। और ये है किसके बराबर, अभी अभी अपन ने निकाला है, ये किसके बराबर है 10 kg मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 6v बराबर 10। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 10/6 दैट इज इक्वल्स टू 5/3। 5/3 का मतलब क्या हुआ 1.667 मीटर पर सेकेंड। सिंपल इनफ। क्या करा अपन ने इस न्यूमेरिकल में, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या ये न्यूमेरिकल बिना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने कहां से सॉल्व करा है, कहां से निकाला है, आपने निकाला है ये
फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने यही तो लिखा था F21 बराबर F माइनस ऑफ F12, यहीं से आपने कंजर्वेशन में ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल निकाला, तो ये वहां से सॉल्व हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी है कि क्या होता है कंजर्वेशन, प्लस डायरेक्ट आंसर निकालना भी हमें आना चाहिए, जैसे कि हम जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन है, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। तो हमारे पास गिवन था दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 1 kg, एक का मास है 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी है 1 kg मास की 10 मीटर पर सेकंड, 5 kg की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। दोनों ने टकराए, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों साथ चलने लगे, मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली v। अब हमें निकालना क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, और इन दोनों की कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया m1u1 प्लस m2u2। तो m1 की वैल्यू है 1, u1 की वैल्यू है 10, प्लस m2 की वैल्यू है 5, u2 की वैल्यू है 0। कितना आ गया ये इन टोटल इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इनिशियल और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, सेम। तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी कितना आ जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकंड। अब अगर मुझे कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है तो इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने लिखा टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू 1, v1 को मैंने मान लिया था v, ऐसे ही m2 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू को कितना मान लिया अपन ने v। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 10/6, दैट इज 5/3, दैट इज इक्वल टू 1.667 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन राइट हैंड डायरेक्शन एंड कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक राइट हैंड साइड से बॉल आ रही है जिसका मास है 2 kg और उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और एक लेफ्ट हैंड साइड से बॉल आ रही है, उसका मास है 4 kg और उसकी भी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शंस आ गए, तो अगर एक राइट हैंड साइड को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। और ये जो एक कन्वेंशन है ये आप फॉलो करके रहेंगे, पूरे क्वेश्चन के अंदर सेम कन्वेंशन लगाएंगे। ठीक है, अब इफ आफ्टर कोलिजन द बॉल ऑफ मास 4 kg मूव्स इन राइट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों भिड़ी, और जो 4 kg की बॉल थी वो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी, अब वो राइट हैंड साइड, मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, और वो कितनी स्पीड से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देन फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर कोलिजन। अपन को ये बताना है कि 2 kg बॉल की जो स्पीड है वो कोलिजन के बाद कितनी रहेगी। तो ऑल द मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सारे स्ट्रेट लाइन मोशन के ही है, रेक्टिलिनियर मोशन ही है। तो सबसे पहली चीज अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझा कि भैया एक 2 किलो की बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड में। फिर एक 4 किलो की बॉल है, उसका मास उसकी जो स्पीड है वो भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और वो कहाँ आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों भिड़ गई, दोनों भिड़ी, तो 4 kg वाली पहले जो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही थी, अब वो कोलिजन के बाद राइट डायरेक्शन में चली, कितनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपसे ये पूछा गया है कि 2 किलो वाली जो बॉल है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और आपको ये दिया गया है कि सारे मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन को समझना हुआ। अब इसका होता है विजुअलाइजेशन, मतलब इसका अपन बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम। डायग्राम में एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है। ठीक है, अपन को गिवन है 2 kg की बॉल है, राइट साइड में चल रही है, सॉरी ये 2 kg की बॉल हो गई, और ये कहाँ चल रही है राइट साइड में। और ये 4 kg की बॉल है और ये कहाँ चल रही है लेफ्ट साइड। ठीक है, अपन को गिवन है 2 kg की बॉल जो है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और u2 की वैल्यू भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने मान लिया ये है m1, ये है मान लिया m2। अब ये दोनों भिड़ गई, दोनों भिड़ गई, तो इसके बाद ये 2 kg की बॉल रही और ये 4 kg की बॉल। अब इसने बोला है भिड़ने के बाद जो 4 kg की बॉल है वो राइट हैंड साइड में जा रही है, ऐसे राइट हैंड साइड में ऐसे चल रही है, और ये कितनी स्पीड से जा रही है राइट हैंड साइड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब v2 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे निकालना है कि v1 की वैल्यू कितनी है। मैं मान लेता हूं v1 का डायरेक्शन ये रहा, देखो मैंने मान लिया। अब तुम बोलोगे सर इसमें एक बॉल इधर आ रही थी दूसरी बॉल इधर आ रही थी, तो दोनों बॉल बाद में ऐसे कैसे जा सकती है, भैया जा सकती है।
अपन ने तो मान लिया, मैंने मान लिया V1 का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब V1 की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा और वो वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब मेरा माना हुआ डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल डायरेक्शन ही है। और अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने डायरेक्शन माना था, जो वेलोसिटी है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, m1 u1 दे रखा है, m2 u2 दे रखा है, v1 निकालना है और v2 दे रखा है। तो गिवन अपन ने सारी चीजें लिखी ली। अब अपन को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड v1। v1 की वैल्यू कितनी है? अब सिंपल सी बात है, m1 यानी जो m1 u1 m2 u2 ये तो मोमेंटम्स हो गए। अब मोमेंटम के अंदर अभी अपन ने जो पढ़ा है वही वाला प्रिंसिपल लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो लगा लेते हैं। अगर मैं लगाऊं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम के। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, u1 की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 4। अब u2 की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, देखो बेटा, अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को मैं क्या ले लूंगा बच्चों, नेगेटिव। तो ये क्या वैल्यू आएगी बेटा, -10। ये बराबर होगा m1। m1 कितना है, 2। v1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 4। और देखो वही चीज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, तो अब इस v2 की वैल्यू में क्या रखूंगा, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10 20, 4 इंटू -10 -40, ये बराबर आ रहा है ट्वाइस ऑफ v1 प्लस 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, 4 5 जा 20। अगर तुम गौर से देखो तो ये और ये तो वैसे ही उड़ गए, तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब v1 की वैल्यू कितनी आई, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब v1 कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने v1 की वैल्यू, v1 यहां माना था राइट में, और इसकी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है कि जो मैंने डायरेक्शन माना था एक्चुअल में उसका डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है। तो मैं या तो v1 बराबर -20 मीटर पर सेकंड लिखूं, ये भी सही है, या फिर मैं v1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन लिखूं, ये भी क्या है, सही है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर माइनस नहीं लगाया तो डायरेक्शन लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये माइनस का साइन नहीं है और आपने डायरेक्शन नहीं लिखा तो आपके नंबर कटेंगे, या अगर एमसीक्यूज में है तो आपसे आंसर गलत होगा ही होगा। बिकॉज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन होंगे, +20 भी होगा और -20 भी होगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, उसको ध्यान रख के ही अपना आंसर मार्क करना, या जब आप सब्जेक्टिव पेपर में लिखो तो उसको ध्यान रख के ही आपको लिखना है, और यूनिट्स तो लगाना कंपलसरी है ही। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। दिस इज एक गन और बुलेट का क्वेश्चन है। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल ऑफ गन। सिंपल सी बात है, मैंने मान लीजिए गन ली, गन से फायर किया, गन से जब मैंने फायर किया तो बुलेट तो गई आगे, लेकिन गन का आती है पीछे। क्यों आती है पीछे, सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है ना यार। देखो गन चलाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, दम चाहिए होता है हाथों में, वरना गन ऐसे ऐसी गन होती है कंधा उतर जाता है। क्यों उतर जाता है, इसलिए कि जब बुलेट पे फोर्स लगा आगे तो गन पे फोर्स कहाँ लगा, पीछे, जिसके कारण गन का आती है पीछे। अगर आपने ढंग से नहीं पकड़ रखी तो आपके कंधे पे बहुत ज्यादा जर्क आ सकता है और आपका कंधा भी उतर सकता है। तो इसलिए जो जो भी फायरिंग करता है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो रिकॉइल क्या होता है, गन का पीछे आना, और रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है, गन कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो इसी पर बेस्ड अपना लास्ट क्वेश्चन है, अ गन ऑफ मास 2 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहले तो इसको विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक गन है,
देखो मैं गंदी सी गन बना रहा हूँ, तुम इसको देख के एकदम है ना वो मत होना कि हे भगवान ऐसी गन है वैसी गन है, फालतू की बातें नहीं। जैसा सिंपल सा डायग्राम है अपन को सोचते हैं, ये मान लो गन है, अभी बुलेट जो है वो यहाँ बैठी है इस गन के अंदर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर गन तुमने ऐसे पकड़ रखी, मतलब गन किसी के आगे तान रखी है, तो हाल फिलहाल गन और बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट पर है, इसका मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो मैं लिख सकता हूँ आसानी से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यूबी, यूबी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 0। सिमिलरली यूजी, यूजी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये भी कितनी है बच्चों, 0। सिंपल इनफ। अब आगे बढ़ते हैं, आपने इसको फायर करा, फायर करा तो बुलेट आई आगे, बुलेट आई बाहर, और बाहर कितनी स्पीड से आई है ये, 150 मीटर पर सेकेंड। तो गन कहाँ जाएगी, पीछे। मान लो ये वेलोसिटी है कितनी, इसको अपन लिख देते हैं वी बी, वी बी इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या है, वीजी की वैल्यू। भैया ये वीजी जो है ये पीछे जाएगा, इस वीजी की वैल्यू को ही आपसे पूछा है कि गन कितनी स्पीड से पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका विजुअलाइजेशन। अब इसके मासेस भी लिख लेते हैं। गन का मास अपन को गिवन है, मास ऑफ गन इज इक्वल टू 2 kg, एंड मास ऑफ बुलेट अपन को गिवन है कितना है, 100 ग्राम्स। अब एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, कभी भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी आ जाए यूनिट्स में अलग है, तो सबसे पहले हम यूनिट्स को क्या करेंगे, सेम। अब सबसे बेस्ट हमारे लिए टेक क्या होता है, सभी यूनिट्स को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। तो मास का एसआई यूनिट होता है केजी। अब यहाँ पर मास ऑफ गन तो केजी में है, लेकिन मास ऑफ बुलेट क्या है, ग्राम्स में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ग्राम को केजी में, देखो कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, केजी बड़ा हुआ या ग्राम, केजी बड़ा हुआ ना, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम है, तो छोटे छोटे 1000 ग्राम मिलके 1 किलो बनाते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलो होंगे, 1/1000। मतलब अगर मैं मल्टीपल में जा रहा हूं, मतलब छोटे से बड़े पे जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड, मतलब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन। और अगर केजी से ग्राम में आता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लीकेशन, की 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको अगर ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 100/1000 kg। तो मास ऑफ बुलेट कितना आ गया, देखो 2 जीरो और ये 2 जीरो तो कट गए, ये आ गया 0.1 kg। अब सॉल्व कैसे करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएं कि बुलेट ने जितना फोर्स बुलेट ने जितना फोर्स लगाया गन पे पीछे, उतना ही फोर्स गन ने लगाया होगा बुलेट पर आगे, दोनों फोर्सेस को इक्वल करें, या सीधा अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं। सर आपने अभी अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया ही है। सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या है, सीधे सीधे वही लगा देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन। ये बराबर होगा मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, प्लस मास ऑफ गन, गन कितना है 2, और इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 0। तो वैसे ही दिख रहा है साफ साफ, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। ये बराबर है मास ऑफ बुलेट 0.1 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150, प्लस मास ऑफ गन कितना है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है अपन को, तो ये तो हो गया 0। ये कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 150, पॉइंट हटाया 0 आया, सीधा आ गया 15, प्लस 2vg। इस 2vg को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2vg बराबर 15। तो vg की वैल्यू कितनी आ गई, 15/-2। तो vg की वैल्यू कितनी आएगी, -7.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब सर ये माइनस में क्यों आई, बेटा सिंपल सी बात है, बुलेट आगे जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो गन कहाँ जा रही है, पीछे। तो पीछे का डायरेक्शन अपने आप क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है सिग्निफाई कर रहा है कि गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो दिस इज फॉर टुडेज वीडियोस। हमने कुछ नई चीज पढ़ी आज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, जो बेसिकली हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन तब भी हमारे क्वेश्चन भी है, प्लस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक दो हमने क्वेश्चंस भी करे। आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको आगे किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए और आगे देखते रहिए हमारे चैनल को। एंड इफ़ यू वांट कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।